अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ग्रिड शुरू कर रहा हूँ। पहले ग्रिड और दूसरे ग्रिड में से एक एक चैप्टर फालतू फालतू सा रहता है जो आखिरी क्लासेस में पढ़ाऊंगा। बाकी अभी मेन ये आखिरी ग्रिड पे बात करने लगा। क्या जाने दे यार, पूरा पढ़ाया था मैंने, पूरी क्लास उसके ग्राफ बना बना के। और पॉज करना है, दुरूद शरीफ पढ़ लें। चले लगा यार। अच्छा, अभी आखिरी ग्रेड स्टार्ट करने लगा, उससे पहले एक दो पुरानी पेंडिंग चीजें हैं वो बता दूं। एक तो मिड टर्म टेस्ट था, उसमें अगर अभी पास है तो उसमें मोटी मोटी बातें तो सुन लेना कम से कम। नहीं कर, रह जाएगा रह जाएगा रह जाएगा। नहीं हो पाता ना ऐसे, नहीं हो पाता इस तरह। नहीं, अगर करना है वाकई तो कल कर लेता हूँ डिस्कस, लेकिन ये ना हो कि कल मैं पूरी क्लास खत्म करा दूं फिर जाते जाते सर वो टेस्ट डिस्कस करना था, ये नहीं। ठीक है, चले ठीक है। दूसरी बात, वो मैंने परसों एक बात कही थी, वो आइडल टाइम वाली, तो उस पर काफी सोच विचार करने के बाद और कुछ दोस्तों से मशवरा करने के बाद अभी फिलहाल जो कंफ्यूजन समझ आ रहा है वो बता देता हूँ। मैंने आपको वो फिक्स्ड ओवरहेड्स में आइडल आवर्स वाली एक बात बताई थी। नहीं 110 वाला मसला नहीं था, वो तो ठीक है। स्प्रिंग 20 जिसमें हाँ वो बात क्या हो रही थी कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए आवर्स पेड लेने थे या आवर्स वर्क। स्प्रिंग 20 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1। है जी, स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इशू ये आया था, जो पहली दफा आया था कि आइडल आवर्स स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा थे। आइडल आवर्स स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा थे। अभी तक की सोच विचार के बाद जो कंक्लूजन बता रहा हूं वो ये है कि वेरिएबल ओवरहेड्स तो आवर्स वर्कड से ही रिलेटेड होंगे पक्के। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस में तो आवर्स वर्कड ही होंगे इस्तेमाल। बता मैं वही बात रहा हूं, मैंने बताई थी उस दिन, लेकिन चले अभी तक की मेहनत का कंक्लूजन बता रहा हूं। ये बात हो रही है अगर आइडल स्टैंडर्ड का हिस्सा है और उर्दू वाला और ओवरहेड्स को लेबर आवर से लिंक किया हुआ है, ये उसकी बात हो रही है। अगर लेबर का आइडल आर स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है और उर्दू वाला और ओवरहेड्स का ताल्लुक लेबर आर से है, क्या जी? वंस मोर, अगर आइडल टाइम, लेबर का आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है और ओवरहेड्स को लेबर आर्ट से लिंक किया हुआ है, तो फिर वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस का ताल्लुक आवर्स वर्क से रखना है। वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक आवर्स वर्क से रखना है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स मैनेजमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो उसको, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट की मर्जी होती है ना कि ओवरहेड्स को किससे लिंक करना है, तो मैनेजमेंट की मर्जी है। हम ओवरहेड्स के चैप्टर में भी कभी उसको मशीन आर से लिंक कर रहे होते थे, कभी लेबर आर से, तो है तो ये टोटली मैनेजमेंट की मर्जी। तो मैनेजमेंट चाहे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स को आवर्स पेड से भी लिंक रख सकती है, आवर्स वर्क से भी लिंक रख सकती है। अगर सवाल में खामोशी है
तो पास्ट के एक ही सवाल के मुताबिक तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि उसको आर्स पेड के साथ जोड़ दें और नोट लिख दें। देखें, अगर आप मेरे अल्फाज याद करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी लिखना क्या है। मेरी बात समझें, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस आर्स वर्क से ही रिलेटेड रहेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स को मैनेजमेंट की मर्जी है, वो आर्स वर्क या आर्स पेड जिससे भी लिंक करना चाहे सवाल वाले को बताना चाहिए। हम प्रेफर क्या करें, चूंकि आया ही अब तक ही एक दफा सवाल है और अभी तक वही सामने स्टैंडर्ड बना है, तो पेड के साथ लिंक किया था उस सवाल में, तो हम इसी को प्रेफर कर लेते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को फिर आर्स पेड से लिंक रखेंगे और नोट में ही लिख देंगे। पेड से किया था, हाँ इसी वजह से, क्योंकि और जहां पर चीजें एम्बिगुअस हो जाए ना, या जहां पर कह लें कि बहुत ज्यादा एक क्लियर कट सोल्यूशन नहीं है, तो वहां पर मैं आई कैप को प्रेफर करता हूँ। हल यही है। क्या हाँ जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि फिक्स का वर्क से भी हो सकता, आपकी मर्जी, आप वर्क से करना चाहें तो मैंने तो आपके सामने बात रखी है। मैंने आपसे कहा है कि फिक्स्ड का ताल्लुक वर्क और पेड दोनों से हो सकता है। मैनेजमेंट की मर्जी है वो किससे जोड़ना चाहते हैं उसको, ये मैनेजमेंट की मर्जी है। अब अगर मैनेजमेंट पेड से रखना चाहे तो पेड से ताल्लुक है, वर्क से रखना चाहे तो वर्क से ताल्लुक है। सवाल वाले को बताना चाहिए, नहीं बताया तो क्या करें, चूंकि हिस्ट्री में सिर्फ एक सवाल मौजूद है तो उसी को प्रेफर कर लेते हैं कि पेड से लिंक कर लेंगे और नोट लिख देंगे। अहमद एक मिनट पॉज कर, चले करें, ऑन करें। हाँ जी पूछे हैं? वो भी तो अकॉर्डिंगली वैसे ही होंगे ना। अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स को पेड से लिंक कर दिया तो स्टैंडर्ड आर्स भी पेड वाले, एक्चुअल आर्स भी पेड वाले, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड तो मैनेजमेंट ने सोच रहा ना किससे लिंक करना है। असल में तो फिक्स किसी से लिंक नहीं होते, मैनेजमेंट की मर्जी है जिससे मर्जी लिंक कर दें। तो अगर वो पेड से लिंक करना चाहे तो पेड से लिंक कर दें, फिर स्टैंडर्ड आर्स भी पेड वाले, एक्चुअल आर्स भी पेड वाले। अगर वर्क से लिंक करना चाहे तो वर्क से लिंक कर दें। इसके अलावा मैंने कल 2 सवाल होमवर्क कहे थे और बड़ी उम्मीद से कहा था, बड़े मान से कहा था। एक मैंने ऑटम 8 कहा था और एक स्प्रिंग 19 कहा। नहीं किया, स्प्रिंग 19 नहीं किया। चलें, जिसे नहीं किया उसकी मर्जी, डिस्कस तो मैं अभी करने लगा हूं। स्प्रिंग 19 कर रहा हूं पहले, क्योंकि बस अब ये चैप्टर क्लोज कर रहा हूं, बस अब आखिरी गिट पे फोकस करने लगे। बहुत मेहनत कर ली वेरिएंस में। स्प्रिंग 19 में मैंने 27,000 को केजीज कहा था। उसकी भी वजह है, बताता हूं। उसको 27,000 केजी कहा था मैंने। तो फिर जो 27,000 केजी का बजट गिवन है उसको ऐसे समझ लें कि जैसे 27,000 केजी का स्टैंडर्ड कार्ड है। 27,000 केजीज के लिए ये स्टैंडर्ड है। तो जो स्टैंडर्ड गिवन था वो एज इट इज स्टैंडर्ड कार्ड बजट गिवन था, उसको एज इट इज मैंने स्टैंडर्ड मान लिया। और ये काम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बस क्या थे, केमिकल नहीं, मटेरियल क्या था, ये मैंने ना ऐसे ही बस आपको टैली करने के लिए चीज लिख के दिखाई है, वरना इस 3 का कोई काम नहीं है। यानी आप देखें, अगर 27,000 किलो के लिए स्टैंडर्ड है तो यकीनन 3,000 किलो जाया होता है, तो 27,000 के लिए ना। तो ये मैंने ऐसे ही बस पूरा करने, स्टैंडर्ड में तो नॉर्मली होगा ना, स्टैंडर्ड कार्ड में तो हम उतना ही सोचेंगे ना जो हमें लगता है कि होगा। तो ये 3,000 मैंने बस सिर्फ ऐसे ही 27 से टैली करने के लिए लिखा, वरना इस 3,000 का कोई काम नहीं है। ये स्टैंडर्ड कार्ड हो गया। वेरिएंसेस निकालने के लिए, अच्छा इसमें भी देखें वो वाली वर्डिंग यूज हुई है जो एक दफा आपको समझाई थी कि अंडर ओवर अप्लाइड कंप्यूट करें एंड एनालाइज इनटू वेरिएबल ओवरहेड्स, एफिशिएंसी, स्पेंडिंग, फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्पेंडिंग, वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये ओवरहेड्स के वेरिएंसेस मांग रहा है। तो इसमें मटेरियल का प्राइस, मिक्स, यील्ड करना था, लेबर के दोनों करने थे और ओवरहेड्स के सारे करने थे, मतलब सारे ही करने थे। एक्चुअल फिगर समझा देता हूं, क्योंकि एक बार एक्चुअल फिगर सामने आ गई तो फिर बाकी तो फार्मूले लगाने। एक्चुअल फिगर समझाता हूं, पहले पॉइंट नंबर 1 और 2 समझाने लगा। इस प्रोडक्ट को मैंने केजीज इसलिए कहा था
क्योंकि हमें वेरिएंसेस निकालने के लिए ए क्यू इन एम चाहिए, ए क्यू इन एम होने चाहिए, नहीं है सवाल में। बस इतना कहा हुआ है कि जो टोटल है उसको एक्स और वाई में 55 और 45 तोड़ लेना। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में या 2 में शायद 2 में जी, पॉइंट नंबर 2 में कि जो एक्चुअली हुआ वो एक्स और वाई 55-45 की रेशो में हुए। हमें मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस के लिए ए क्यू इन ए एम चाहिए, नहीं दिया हुआ, बस कहा है कि टोटल इस रेशो में एक्स और वाई, हमें इनपुट नहीं दिया हुआ। और प्रोडक्ट यूनिट्स क्या क्या दिए हुए, मैंने कहा था आप उनको किलोज मान लें। 27,400 आउटपुट हो गया, फिर 27,400। अच्छा, इसमें एक तो मसला ये हो सकता है जिसने भी सवाल किया हो कि इन ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का क्या करें। नहीं, वर्किंग प्रोसेस नहीं कह रहा, आखिरी पॉइंट की बात कर रहा हूं। कुछ नहीं करेंगे, ये तब करते अगर सेल्स बताई होती तो, और हमें प्रोडक्शन निकालनी थी, उसने वैसे ही प्रोडक्शन बता दी, तो इसलिए इस ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का आखिरी पॉइंट कुछ भी नहीं करना। 27,400 किलो आउटपुट है। लॉसेस पॉइंट नंबर 2, आउटपुट का 3 आउटपुट का 6%, तो इसका 6% कितना हुआ 1644। ये एक्चुअल लॉस बता दिया आपको। इस तक पहुंचने का और कोई रास्ता ही नहीं है अनलेस कि ये किलोज ना हो। तो ये सवाल का फ्लॉ था। वैसे जो भी इस सवाल को कर रहा होगा, कईयों ने तो उस पर गौर भी नहीं किया हो ना, वैसे ही चला लिया होंगे, लेकिन अगर कोई डिटेल में सोचे तो 27,400 किलो होंगे तो इस तरह ऊपर चल सकते हैं। देखिए, हम ना प्रोसेस में जो ज्यादातर सवाल कर रहे थे उसमें प्रोडक्ट और मटेरियल की मेजरमेंट सेम थी। मेजरमेंट मटेरियल किलोज में होता था तो बच के फिर आउटपुट भी किलोज में था, मटेरियल लीटर्स में था तो आउटपुट भी लीटर्स में था। लेकिन वेरिएंस वाले चैप्टर में जब आए तो प्रोडक्ट की मेजरमेंट कुछ और थी, मटेरियल की और थी। यानी प्रोडक्ट लेट से चेयर्स हैं तो 200 चेयर्स, तो प्रोडक्ट का यूनिट उनकी तादाद थी, लेकिन मटेरियल का जो यूनिट था वो केजी था, लीटर था। वेरिएंस में ये बदल गया था। वेरिएंस के सवालों में प्रोडक्ट की तादाद कुछ और है और मटेरियल की कुछ और है ना। इस सवाल में अगर ये 27,400 यूनिट्स हैं, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट के, तो इनका कोई ना कोई मटेरियल से लिंक होना चाहिए था, क्योंकि हमें ए क्यू इन एम चाहिए। कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आप ए क्यू एम निकाल सकें। वाहिद अजम्पशन ही यही है कि ये किलोज हैं, फिर कहीं जाके ये सवाल सॉल्व होता है। और वो सिर्फ मैंने ऐसी टैली करने के लिए फिर ये शक्ल बना दी कि 10% नॉर्मल लॉस होता है, तो कहीं जाके फिर हम 27,000 किलो बना पाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें प्रोडक्ट को किलो अज्यूम करने को कहा था। ये सवाल वाले की हाँ खामी थी। अब इसमें आइंदा के लिए यही उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरियां हो रही, और वाकई हो रही हैं बेहतरियां। पुराने सवालों के अंदर काफी सारी चीजें इनकंसिस्टेंट होती थी। 2 बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल पेपर्स हैं, रिपोर्टिंग और ये कॉस्ट, इनके आईकैप ने एक्सपर्ट्स हायर किए हुए हैं। टीचर्स नहीं अलाउड है, मतलब मैं नहीं हूँ, टीचर्स नहीं अलाउड है, लेकिन वो एक्सपर्ट्स हैं जो इन पेपर्स को रिव्यू करते हैं, उनकी पेमेंट है अच्छी खासी, तो बेहतरियां हो रही हैं। खासतौर पर इस दफा जो बीएफडी का पेपर आया मुझे बहुत पसंद आया। उसमें सीफैप 4 की बात कर रहा हूँ, सवालों की वर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर करके लिखा हुआ था। तो इसलिए उम्मीद है कि ये बेहतरियां ही हो रही हैं आगे की तरफ। तो ये सवाल क्या मेरे ख्याल में तो एक फ्लॉ था, उनको बताना चाहिए था कि ये 27,400 किलोज हैं। देखिए, इस तरह के मसलों को पेपर में हैंडल करने का कोई फार्मूला नहीं मेरे पास। यानी मैं आपको कोई ऐसा फार्मूला बता दूं कि इस किस्म की इनकंसिस्टेंसी आप हैंडल कर ले, नहीं। मेरे ख्याल में जो भी थोड़ी सी भी कोशिश करेगा उसने ये किलो यूनिट सोचे बगैर ही ऐसे ही कर लेना था। उसने 27,000 को यूज करना था, उसने इन चक्रों में नहीं पढ़ना था कि नहीं तो यूनिट्स हैं, किलोज हैं। यानी इसका जो नेचुरल रिएक्शन होना था वो यही होना था। इतना सोचने का टाइम भी नहीं होता, करना ही 27,400 को किलो था। ये तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना पेपर में ये कंफ्यूजन होनी नहीं थी। यहां से ऊपर चलेंगे 29 और इसको 55-45 बांटेंगे तो ए क्यू इन ए एम आ जाएगा 130। ये ए क्यू इन ए एम, इससे मटेरियल के वेरिएंसेस निकलेंगे। और एस क्यू इन एस एम कल सिखा दिया हुआ है कि इतने किलो का स्टैंडर्ड है, असल में 27,400 बना रहे हैं। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 27,400, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 27,400, ये निकल आएंगे मटेरियल के वेरिएंसेस। मटेरियल से रिलेटेड और कोई सवाल है तो जिन्होंने भी किया, लेबर समझ लें। अगर एक पॉइंट से, अच्छा ये जो मिसाल दे रहा हूं ये परफेक्टली इसका ऑपरेशन ना करने लग जाइएगा, एक बात समझाना चाह रहा हूं। एक पॉइंट से हमने किसी और जगह जाना था और हमारा ख्याल था
कि ये रास्ता जो है ये 16 किलोमीटर है, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला कि हमने तो 16 सोचा था, ये तो 19 है। तो वो 19 यहां से आगे मजीद 19, फिर यहां से 19। ऐसे ही है, 16 सोचा था, ये तो 19 है, तो वो 19 कहां से गिनना है? यहां से ऑनवर्ड चलना नहीं, जहां से 16 गिनना शुरू किया था। नहीं, जब हम 2020 नहीं 19 फरवरी क्या 19 है, जब 2019 फेब का बजट बना रहे थे तो इसके लिए हमने 2019 जनवरी की फिगर्स को देखा होगा, और उस वक्त जो वेज रेट था लेट्स से 100 रुपए, सोचा होगा कि फरवरी में महंगाई हो जानी है और 8% महंगाई हो जानी है। इस बुनियाद पे फरवरी के बजट में रेट 108 रुपए रखा होगा। सोचा था कि 8% महंगाई होगी, एक्चुअली क्या हुई 12, यानी असल में कितना हो गया 108 का इंटू 1.12, एक्चुअली इतनी इंक्रीज हुई एज अगेंस्ट द बजटेड इंक्रीज ऑफ 8%। कि हमने जब बजट बनाया था और पिछले महीने ही को देख के बनाया होगा तो सोचा था कि 8% बढ़ेगा, असल में 112 हो गया, असल में 12% बढ़ गया। ये इसका 12% है नहीं, 220 है, 220 1.08 से डिवाइड 1.12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इंक्रीज्ड है, ये 108 है तो हमें फिर 112, तो 108 से डिवाइड 112 से मल्टीप्लाई है जी, डिवाइडेड बाय 1.08 इंटू 1.12। ओके, अच्छा अगर किसी को लगता है कि क्यों ना 220 को ऐसे कर लिया जाए, तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर इस 20 के ऊपर मजीद 4% लग जाएगा। देखें, हाँ ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि फिगर छोटी है, लेकिन गलत है। इसका आंसर क्या आता है 112। इसका आंसर क्या आता है, करें कैलकुलेट, 112 चारिया, तो ये तो चेंज हो गया, क्योंकि ये 12 का 12 100 के ऊपर था, जबकि पहले ये 100 का 8 है, फिर 108 पे 4 है, तो ये नहीं है, ये तो गलत है। तो इसलिए ये सही है, इसको 1.04 नहीं कर सकते थे, हमें ओरिजिनल वाले को ही 12 बढ़ाना है। तो पहले इससे हमें 100 पे जाना पड़ेगा, फिर 112 तक आए। ये लेबर के रेट वाली बात, और आर्स वाली बात पहले भी कर चुके कि स्टैंडर्ड आर्स का 0.95, एफिशिएंसी 5% बेहतर हो गई, तो इसलिए स्टैंडर्ड आर्स का 0.95। लेबर में बताइए और क्या पर किलो, पर किलो तो फर्क सिर्फ इतना आएगा कि आप जब इसको पर यूनिट पर किलो कर लेंगे ना, तो आप 2 डेसिमल तक रुक जाएंगे, वो राउंडिंग ऑफ आ रहा होगा, ठीक है, वो भी ठीक है। क्या जी, कौन सी वाली? अगर आप कैलकुलेटर को ही ये करने दें तो आंसर पूरा पूरा आ जाएगा। अगर आप कहें कि नहीं पहले हम स्टैंडर्ड आर पर किलो निकाल लें तो कर लें, उससे आप सिर्फ राउंडिंग ऑफ कर रहे होंगे, इसलिए एंड फर्क था थोड़ा आ जाएगा, वरना सही वो भी है। ऐसे करने से एक प्रोडक्ट के लिए आर्स आ गए, असल में उससे 0.95 लगे इनटू 27,400 जितने बनाए। अगर ये सारा ऐसे ही कैलकुलेटर को करने देंगे तो फिर पूरा पूरा आंसर एंड आएगा। लेबर दस 10,000 घंटे 27,000 किलो बनाने के लिए, 1 किलो के लिए कितना 27,400 के लिए कितना, ये आ गए स्टैंडर्ड आर्स। आर्स हैं तो आर्स आएंगे। ये बड़े काम की चीज है वैसे, अगर आपकी इंपॉर्टेंस समझे ना, बहुत काम की चीज है लेबर के वेरिएंसेस में। और आप पूछ रहे थे इधर कुछ,
क्यों किया? 27,000 बनाने के लिए 10,000 घंटे चाहिए, एक के लिए कितने? और टोटल कितने बनाए? ये कैनेडा, ये ऐसा है। मटेरियल लेबर डन। ओवरहेड्स में आपको बताया था कि मटेरियल लेबर और वेरिएबल ये पर यूनिट होती हैं ओरिजिनली, और जो फिक्स्ड हैं ये ओरिजिनली टोटल होता है। अगर इन पे इन्फ्लेशन लगनी है तो वेरिएबल चीज़ों के रेट पे इन्फ्लेशन लगती है और फिक्स्ड ओवरहेड्स के टोटल पे इन्फ्लेशन लगती है। तो सवाल में कहा हुआ है कि जो बजट किया था उससे ओवरहेड्स 6% महंगे हो गए, तो वेरिएबल के रेट को 6% बढ़ा दिया और फिक्स्ड ओवरहेड्स के 9 लाख को 6% बढ़ा दिया। तो इस तरह से एक्चुअल वेरिएबल और एक्चुअल फिक्स्ड आ गए। और इस सवाल में कुछ है तो बोले। आसान तो नहीं था यार, जिन्होंने भी किया है और कोई एतराज परेशानी, ये सबको ऐड कर दिया। मैंने एक ऑटम 17 का सवाल कराया था जिसमें ये ओवरहेड्स को एनालाइज करना बताया था। तो अगर आपको इस तरह से कहा हुआ है, ये ऑटम 17 क्वेश्चन 7 कराया था मैंने क्लास में, कि आप अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड निकालें और उसको फिर एनालाइज करें। तो उसके लिए मैंने आपको सारे वेरिएंसेस निकालने के बाद कहा था इन सब वेरिएंसेस को इकट्ठा कर दें, तो यही अंडर ओवर अप्लाइड है। तो यही किया हुआ, इन सबको ऐड किया हुआ। ओवरहेड्स वेरिएबल वाले भी और फिक्स्ड वाले भी, इनके वेरिएंसेस को इकट्ठा कर लें तो ये अंडर या ओवर अप्लाइड बन जाएगा। जी यील्ड वेरिएंस असल में यही बता रहा होता है कि कितना ज्यादा लॉस हो गया। मतलब हाँ, यील्ड वेरिएंस टेक्निकली अब नॉर्मल लॉस ही को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या हुआ? फर्क क्यों नहीं आ रहा? देखें, एक्चुअल लॉस दो वजहों से हुआ है, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक की वजह से और कोई और रीजन की वजह से। तो जो एक्चुअल जो एबनॉर्मल लॉस आप समझ लें वो यूजेज वेरिएंस होता है। मटेरियल का जो यूजेज वेरिएंस है ना, वो टेक्निकली एबनॉर्मल लॉस की वजह से ही है कि जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग गया। तो एडवर्स एबनॉर्मल लॉस की वजह से ही है यूजेज वेरिएंस। अब उसी को तोड़ा होता है मिक्स और यील्ड के अंदर। तो जो यूजेज वेरिएंस है वो एबनॉर्मल लॉस को शो कर रहा होगा। चलो ठीक है जी, ये सवाल भी हो गया। और ऑटम 8 अगर किसी ने किया है तो ऑटम 8 में एक तो अगेन सवाल चूंकि पुराना है तो इसके एक दो वर्ड्स इतने मुनासिब नहीं है। ऑटम 8 बताने लगा हूं। किससे सेम नहीं आ रहा? नहीं तो आप किलोज मैच कर रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस कितना है? कितना है? अभी मुझे क्लास के बाद दिखा देना यार कैलकुलेशंस कि आप किनको ऐड कर रहे हैं, आप किलोज को कर रहे हैं, अमाउंट को कर रहे हैं, पता नहीं। ऑटम 8 वाले क्वेश्चन में दो मसाइल हैं जो एग्जामिनर की गैर अखलाकी हरकत है, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसे। एक हरकत ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे हुए हैं वेरिएंस में, ये नहीं बताया कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस है कि वॉल्यूम वेरिएंस है। बताना चाहिए था, असल में ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही है। लेकिन ये कैसे पता चल रहा है? सोल्यूशन देख के नहीं, ऐसे ही है ना, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स के वर्ड से नहीं पता चल रहा कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस है कि वॉल्यूम वेरिएंस है। तो मुझे सोल्यूशन देख के पता चला था कि ये तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। ये था फिक्स्ड ओवरहेड्स, बताना चाहिए था कि एक्सपेंडिचर है वॉल्यूम है, तो आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बताएगा। दूसरी इनकंसिस्टेंसी ये है, जो इतनी भी नहीं है वैसे, अगर गौर करें तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी किसी हद तक है। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर यूनिट, इसको देख के शक ये पड़ता है कि स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर किलो है कि पर यूनिट है। तो ये या तो ऐसे कह लें कि एक यूनिट प्रोडक्ट के लिए एक ही यूनिट मटेरियल लगता है, या ऐसे कह लें, या अगर मैं इसको किलो कहूं भी तो ये जो मटेरियल के साथ 4 और 3.9 रुपए लिखे हुए हैं ये पर किलो है।
पर यूनिट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो इस सवाल में मटेरियल को भी यूनिट्स का वर्ड ही लेके चल रहा है। रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट बी, तो किसके यूनिट्स की बात कर रहा है? रिक्वायरमेंट बी, ये मटेरियल के, यानी मटेरियल के लिए भी वो यूनिट का वर्ड लेके चल रहा है, तो उसलिए उसने रुपीस पर यूनिट कह दिया मटेरियल के बारे में। अगर जिस तरह से हम पढ़ते हैं तो असल में रुपीस पर किलो ही दिया हुआ है। ये जो स्टैंडर्ड कार्ड में रेट दिया हुआ है, नहीं स्टैंडर्ड कार्ड में नहीं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल में ये जो 4 रुपए और 3.9 दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड कार्ड का पहला कॉलम ही है, अंदर वाला कॉलम ही है, ये प्रोडक्ट वाला नहीं है जी। क्या हुआ? कर लें, केजी कर लें, चले स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर केजी कर लें, एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर केजी कर लें, और रिक्वायरमेंट बी एक्चुअल नंबर ऑफ केजीज परचेज्ड, ऐसे कर लें। अच्छा, जिसने भी सवाल को करने की कोशिश की होगी, इसकी अगर इस तरह से अप्रोच लेके चलेंगे कि ए पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखेंगे आगे बी सी डी ई का क्या करना है, तो फिर नहीं होगा। इसकी मैंने कल शायद मिसाल दी थी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाली, उसमें सारा कुछ पेपर्स पे ओपन करेंगे, फिर कहीं आपस में लिंक मिलेंगे, तो जो जो सवाल में गिवन था उन सब के फार्मूले खोल लें, जो जो डाटा है वो लिख लें, फिर आपस में लिंक मिल रहा है। और जब ये सारा सामान फैला देंगे फिर ये बहुत आसान था, फिर ये आसान था, इसमें कोई बहुत मुश्किल फिगर्स नहीं छुपी हुई है। सारे फार्मूले खोल लें एक बार तो फिर ये सब आपस में लिंक्ड है। जब सारे फार्मूले ओवरऑल देख रहे होंगे तो फिर हो सकता है आपको पहले आंसर ई का मिले, हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहले ए का ही आंसर ढूंढे, हो सकता है पहले ई का आंसर मिले, हो सकता है फिर बी का आंसर मिले, सबसे आखिर में शायद ए का मिले। तो यही पर्पस है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी, जरूरी नहीं है सबसे पहले सेल्स निकले, हो सकता है सबसे आखिर में निकले सेल्स। तो इसलिए इन रिक्वायरमेंट की तरतीब पे ना जाएं, जो टिप बताई है कि सारा सामान फैला लें फिर ढूंढे, उसमें से काम की चीजें मिलेंगी, तो यही इसमें किया हुआ है। आपने बताइए इसमें ऑटम 8 में कुछ पूछना है तो पूछिए। पॉइंट बजटेड प्रोडक्शन, तो इसमें क्या इतराज है? बजटेड प्रोडक्शन फार्मूलों में कहां इस्तेमाल होता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स वाले में होता है, तो उसी से निकला है। हाँ, बजटेड कैसे बनता है? स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स कैसे बनते हैं? एक यूनिट के लिए आर इनटू बजटेड प्रोडक्शन, यहां से बजटेड प्रोडक्शन निकलेगी। इसका सॉल्यूशन दिया था मैंने, तो बजटेड प्रोडक्शन ऐसे यहीं से निकाली हुई है जी। कैसे पता चल रहा है? तो वर्ड और पेड बराबर हुए, फिर अगर कुछ और होता तो ऊपर रिकंसिलिएशन के अंदर आइडल टाइम वेरिएंस आ रहा होता। ऊपर रिकंसिलिएशन बनी हुई है ना, पूरी ऊपर रिकंसिलिएशन बनी है, सबसे बात कर रहा हूं, सारे रिकंसिलिएशन बनी हुई है। अगर ये रिकंसिलिएशन है तो जो भी है वो इसके अंदर ही है। अगर आइडल टाइम होता तो फिर आइडल टाइम का वेरिएंस भी आ रहा होता, जो कि नहीं आ रहा, तो इसलिए आइडल टाइम नहीं है, पेड और वर्क बराबर है। तो ये जो आवर्स वर्क पूछा हुआ है, आवर्स पेड ही है। चले ठीक है जी, आपके मसाइल डन, बस आपने और कुछ नहीं पूछना, वेरिएंस हो गया बिल्कुल फिट। अच्छा, कुछ बच्चे परेशान इस बात पे हो रहे हैं, और सेशन के शुरू से ही हो रहे हैं, वक्तन फवक्तन पूछ रहे हैं कि सर जो सवाल आप करा रहे हैं वो काफी हैं। तो उसके लिए आपको मैं जो मेरी अप्रोच है वो बताऊं। जितने सवाल मैं करा रहा हूं ना, क्लास वर्क और होमवर्क, मैं एग्जाम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो खुद ही बनाता हूं वो तो वैसे ही एक्स्ट्रा है। मैं पास्ट पेपर्स के क्लास वर्क होमवर्क की बात कर रहा हूं। आपसे इतने भी फरवरी में नहीं होने, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, इतने भी नहीं होने आपसे। जो हम पास्ट पेपर्स के सवाल क्लास वर्क और होमवर्क करते आए हैं अब तक, अगर आप गिनना शुरू करें तो हम इतने सारे सवाल कर चुके हैं, और अभी आगे भी डिसीजन मेकिंग में भी मैंने तकरीबन सारे ही सवाल कर लेने हैं। थोड़े बहुत अगर रह भी जाए, मेजॉरिटी कर लेने हैं। और मेरा ज्यादा फोकस पास्ट पेपर्स पे भी होता है। मैं आपको सारी प्रैक्टिस जो कराता हूँ वो पास्ट पेपर से ही करा रहा होता हूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले अपना छोटा सवाल बना के दिखाया होता है, उसके बाद पास्ट पेपर्स पे जाता हूँ। बेटा ये भी अगर आप रिवाइज कर लेना तो बहुत है, क्योंकि नुकसान बताता हूँ। कुछ बच्चों को शौक होता है ज्यादा सारे सवाल इकट्ठे करने का। अब वो सवाल इकट्ठे तो कर लेंगे, लेकिन जब फरवरी में तैयारी करने बैठेंगे तो वो होने नहीं है उनसे सवाल। अब वो जब पेपर में जाएंगे ना, तो वो इस कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं कि मैंने तो बहुत कुछ नहीं किया, मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ सका, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा किया था, टाइम ही नहीं मिला। पेपर में जरा सा भी डिफरेंट सवाल आया तो आप दिमाग इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे कि यकीनन उसी में से होना है जो छोड़ा हुआ है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर जितना करेंगे वो सब रिवाइज कर पाएंगे, तो आप पेपर में बैठे होके थोड़ा सा हौसला अगर करें, है तो उसी में से जो पढ़ा हुआ है। अब जब इस पे दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएंगे हिंट्स। तो इसलिए मेरी अप्रोच बहुत सारे सवालों की नहीं है। मैं जब ये राइज में आया भी था तब भी मैं इख्तलाफ ही करता था कि जो किताब के अंदर 4-4 हज़ार क्वेश्चन डाले होते हैं मैं इसलिए आपको किताब नहीं रिकमेंड कर रहा होता। जिनके पास किताब है उसमें आप क्वेश्चन गिन के देख लें, सैकड़ों की तादाद में क्वेश्चन है। तो ये तो आप तब करें जब आप पीएचडी करने आए,
लेकिन अगर नहीं तो आपके पास 3 महीने हैं सिर्फ। तो मेरी अप्रोच तो बहरहाल यही है, FAR 2 में भी मेरी अप्रोच यही है, FAR 1 में भी यही है कि एग्जाम क्वेश्चंस को बेस बनाएं और उतने जितने हैंडल हो सके। तो इसलिए जितने आपने क्लास वर्क होमवर्क किए हैं उन पर तसल्ली रखें, नया क्वेश्चन करने की बजाय उन्हीं को करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप किया हुआ सवाल दोबारा करेंगे तो फिर आपको कुछ और चीजें नजर आएंगी उस सवाल में जो पहले गौर ही नहीं की थी, फिर कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस कराइए तसल्ली रखें, उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करें। लास्ट ग्रिड ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, 4 चैप्टर है इसमें। आखिरी ग्रिड स्टार्ट किया है मैंने, डिसीजन मेकिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले सिलेबस में ये पहले ग्रेड का हिस्सा होता था और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये लेबर ओवरहेड्स 10 से 20 मार्क्स का गालिबन ग्रेड था, उसमें भी इसमें से सवाल आता ही आता था। कभी कभी कुछ अटेम्प्ट्स मिस हुई थी, तो अब तो इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन से हटा के रहता ग्रेड में डाल दिया, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। डिफिकल्टी के लिहाज से ये मुश्किल में मैं नहीं रखता इसको। अच्छा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल जिनको मुश्किल लगना है उनको तो 2+2 भी मुश्किल लग ही जाना है, लेकिन अगर ओवरऑल कॉस्ट से कंपेयर करें तो ये मुश्किल तरीन में नहीं है, मीडियम चैप्टर्स में से। और कुछ सवालों के अलावा रादर आसान सवाल हैं इसके। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री। तो आपको आता है, तो पहले ही आता है आपको। जिनको लग रहा है कि साल के एंड पे बची हुई चीजें, तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। किसी भी वक्त स्टोर में जो चीजें मौजूद हैं वो इन्वेंट्री, किसी भी दिन नहीं, सिर्फ अनसोल्ड नहीं कहूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल भी तो स्टोर में हो सकता है ना। तो स्टोर में जो चीजें यानी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। वर्क इन प्रोसेस तो खैर मशीनों में होता है तो वो भी इन्वेंट्री, लेकिन वो तो उतना ही है जितना मशीनों में होगा। तो डिसीजन मेकिंग इसमें 2 मामलों में है, रॉ मटेरियल में और फिनिश गुड में। तो इन्वेंट्री वो है जो स्टोर में किसी भी वक्त पड़ी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साल के एंड पे पड़ी होती है। अदरवाइज इन्वेंट्री या स्टॉक जो चीजें स्टोर में मौजूद हैं। बिजनेसेस स्टोर में क्यों रखते हैं चीजें? चलें ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं। गुड्स स्टोर में क्यों रखते हैं? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टोर में क्यों रखते हैं, बाहर खुले में रखते हैं, ये मेरे मतलब नहीं है। तब स्टोर रखते ही क्यों हैं चीजें? बेचने के लिए, क्योंकि कस्टमर्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो चीजें खरीदने आए और उनके ठहरे अभी मंगवा दें। आप तंदूर पे गए, घर में कढ़ाई कुछ पका, आप लेने गए 2 रोटियां जल्दी से, अब वो आपने रोटियां मांगे, छोटे जल्दी से आटा लेके आ, अब वो आटा लेके आएगा, फिर गूंदेंगे, ये नहीं हो सकता। तो वो अपने पास रेडी हालत में रखेंगे इन्वेंट्री। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ये जूते हैं, कपड़े हैं, इनके शॉप पे बेशक आपको पता भी हो आपने कौन सा जूता लेना है, लेकिन जब तक 5-10 बार नहीं निकलवाएंगे तो चैन ने तस्कीन नहीं मिलेगी ना रूह को, फिर उनमें से कोई एक खरीद लेंगे। अच्छा, पता है जो खरीदना है, फिर भी स्टोर में ज्यादा होगा, हाँ वैरायटी है इनके पास, तो उससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कंज्यूमर गुड्स जो हैं, ये जूते कपड़े वगैरह, इनमें ये चीजें साइकोलॉजिकली मैटर करती हैं, तो इसलिए बिजनेसेस स्टोर में चीजें रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और वजह भी ये हो सकती है कि जैसे ये जो गली मोहल्ले में जो सब्जी की दुकानें होती हैं,
तो ये सब्जी कहाँ से लाता है? पीछे अपना खेत होता है, सब्जी मंडी से ना। तो अब लाहौर की चले मिसाल लें अगर, तो सब्जी मंडी, हाँ, तो अब जो भी सब्जी वाला दुकान है, छापड़ी है, रेडी है, वो सब्जी मंडी से जाके सब्जी लेके आएगा। तो वो इतनी सब्जी ले आए कि महीने 2 महीने दोबारा सब्जी मंडी ना जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेरिशेबल है। अच्छा, सिर्फ 5, 10, 15 मिनट का सौदा ले आए, खत्म हो जाए, दोबारा ले आए जाके, हैं? नहीं तो आधे घंटे का सौदा ले आए, जाके ले आए भाग के, दूर बहुत सही है, दूर है। चले, ये तो मिसालें हो गई, ये तो मिसालें हो गई पेरिशेबल चीजों की। अगर पेरिशेबल नहीं है है नहीं, जूते तो आउट ऑफ डेट फैशन हो जाएंगे ना। चले, सिगरेट है, कोई होते हैं लोग जो पीते होंगे। अच्छा, अब वो खोखे वाला जो ये सिगरेट बेचता है, तो वो ये करे कि एक प्लाजा खरीदे और उसमें सारे फ्लोर्स पे ना अगले 100-150 साल के सिगरेट वो स्टोर कर दे, ताकि बार बार खरीदने जाना ना पड़े। नहीं, अच्छा मिसाल बेशक ऐसी सी है, लेकिन सवाल सीधे से मेरा कि क्या हर्ज है इसमें? नहीं होंगे खराब फिर? अच्छा, मिसाल बेशक बोंगी सी है, लेकिन सवाल सीधे से मेरा, क्यों ऐसा ना करें? हाँ, उनको स्टोर करने में कॉस्ट पड़ेगी। एक बिल्डिंग अगर खरीदी है या किराए पे ली है तो उसको स्टोर करने की कॉस्ट पड़ रही है। तो 2 एक्सट्रीम्स बता रहा हूं। सब्जी वाला आधे घंटे की सब्जी क्यों नहीं खरीद के ला रहा? दूर बहुत है, टाइम लग जाएगा, बार बार खरीदना आसान नहीं होगा। और एक ही बार 2-4 साल का सामान क्यों ना खरीद ले, ये खराब हो जाएगा। तो फॉर मेनी रीजंस बिजनेसेस के लिए ये एक डिसीजन करने वाली बात है कि कितना कितना एक वक्त में खरीदना है और कितना ज्यादा स्टोर के अंदर एक वक्त में पड़ा हो। इस तरह के ये डिसीजन इन्वॉल्व है। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, खर्चों के हिसाब से वेरी करेगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही है कि बैलेंस रख लिया जाए, कि कम से कम रखा जाए स्टॉक कम से कम रखने से क्या फायदा होगा? कि स्टॉक होल्ड करने पे खर्चे होते हैं, मिनिमाइज की जाए ताकि खर्चे कम हो, लेकिन हाँ खराब ना हो, वो भी है वजह। लेकिन अगर बहुत थोड़ी चीजें पड़ी होंगी तो एक और नुकसान है कि जब भी कस्टमर आएगा हम कहेंगे जी सॉरी खत्म हो गई चीजें, तो उससे नाम खराब होता है। इस मसले को कहते हैं स्टॉक आउट। इतना जरूर रखें कि स्टॉक आउट ना हो। ये जो मसला है ना कि जब जरूरत थी तो स्टोर में नहीं था, इस मसले को स्टॉक आउट कहते हैं कि स्टॉक आउट प्रॉब्लम है ये। तो इतना ना हो कि खर्चा बढ़े, कम से कम रखें, लेकिन कम से कम इतना रखें कि स्टॉक आउट ना हो। ये सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री को मैनेज करना यही। इन्फ्लेशन कैसे बात करेंगे? हाँ जी, अच्छा ये ना एक डिसीजन नहीं है, इसमें मल्टीपल डिसीजन इन्वॉल्व है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इन्वेंट्री से रिलेटेड काफी तरह के डिसीजन होते हैं। ऑब्जेक्टिव जहन में यही होता है इन्वेंट्री मैनेजर का कि फालतू चीजें ना पड़ी हो और जरूरत के वक्त हो, फालतू ना हो और जरूरत के वक्त कम ना पड़े, ये ऑब्जेक्टिव है। ये इनफैक्ट किसी भी रिसोर्स को मैनेज करने का ऑब्जेक्टिव बता दिया। ये यानी बड़ी कीमती बात बताइए, ये पैसे को भी मैनेज करने का है, फालतू ना पड़े हो और जरूरत के वक्त कम हो, यही है जी। तो रिसोर्स मैनेज करने का यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस काम में फिर मैनेजर को काफी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ तरह के डिसीजंस करने पड़ते हैं, कब खरीदना है, कितना खरीदना है। और जो भी डिसीजंस करने होते हैं, इन्वेंट्री नहीं वैसे जनरल बात कर रहा हूं, कि जब भी कोई डिसीजंस किए जाते हैं किसी ना किसी फैक्टर्स की बेस पे ही किए जा रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट ने ये डिसीजन करना कि इस अटेम्प्ट में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, या इनफैक्ट कितने पेपर पढ़ने हैं, किस बेस पे ये डिसीजन हो रहा होगा? अपनी काबिलियत पे, ठीक है बिल्कुल, पास रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, पैसों पे बिल्कुल ठीक है, टाइम कितना बाकी है, कैफ के पेपर्स कितने बाकी हैं, जहां रिश्ता मांगा उन्होंने ये तो नहीं कहा कि साल के अंदर अंदर खत्म करना है। तो है जी सीट्स अवेलेबिलिटी। अच्छा, इस डिसीजन के लिए
ये जो डिसीजन कर रहे हैं कि कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, इस डिसीजन के लिए ये फैक्टर कंसिडर करने हैं कि आपके मैट्रिक में बायो में मार्क्स कितने थे? क्यों नहीं? क्योंकि पास्ट था, पास्ट वो हो गया जो होना था। ठीक है, और मिसाल बताता हूं। अगर ये जो मैंने भी पेपर्स की मिसाल दी है, इनके आप रीजंस पे गौर करें तो पैसे भी एक रीजन है, सारे रीजन पैसों वाले नहीं। एक रीजन अपनी काबिलियत भी हो सकती है, टाइम अवेलेबिलिटी हो सकती है, लेकिन पैसे भी एक रीजन है कि पैसे कितने हैं, फीस कितनी दे सकते हैं, आपको कितना अरसा हॉस्टल में रहना पड़ेगा, हॉस्टल के चार्जेस कितने हैं, ऑनलाइन पढ़ना है, घर जाना है, ये सारे पैसों में भी कहीं ना कहीं लिंक हैं। हम जो पेपर पढ़ रहे हैं उस पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में जितनी डिसीजन मेकिंग होगी वो सब रुपए पैसे को सामने रख के होगी। इन्वेंट्री से रिलेटेड, अच्छा इन्वेंट्री है ही वो जो अभी बिकी नहीं है, तभी वो इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड रुपए पैसा तो बस खर्चा खर्चा ही है, अभी इनकम तो नहीं, वो तो बेचने की बात है ना, वो अलग बात है, अभी तो है ही सिर्फ खर्चे। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो खर्चों को देख के होंगे। अच्छा वैसे एक कॉमन सेंस की बात है, जब खर्चे की बेस पे फैसला करना है तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? खर्चा कम हो। इनकम्स की बेस पे फैसला करना है, ठीक है ऐसे ही। तो इनमें जितने डिसीजंस होंगे वो होंगे बेस्ड ऑन इन्वेंट्री से जो भी खर्चे रिलेटेड है। ये सारे डिसीजंस इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स को सामने रखे होंगे। ये जो हमने डिसीजंस इन्वेंट्री से रिलेटेड खर्चों को देख के करने हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड खर्चे होते क्या क्या हैं? आप इन खर्चों को ट्रेडिंग बिजनेस सोच के करेंगे ना तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। ट्रेडिंग बिजनेस सोचते हैं और बताइए कि इन्वेंट्री से रिलेटेड नेचर ऑफ गुड्स खर्चा। मैं पूछ रहा हूं कि खर्चे क्या क्या होंगे? कैरेज हो गया, ठीक है, और वेयर हाउस का किराया हो गया, बिल्कुल ठीक है, इंश्योरेंस हो गई। अच्छा इतना जरूरी खर्चा बोले नहीं किसी ने, और खरीद तो ले चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, चीजें तो खरीद ले। अच्छा ठीक, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में चीजों का खरीदना, लेके आना और बेचने से पहले तक संभाले रखना, ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जैसे हर बिजनेस के ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिनको जिम्मेदारी इन्वेंट्री मैनेज करने की देनी है, खरीदना, खरीद के लाना, संभाले रखना, ये सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट वालों का काम है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड खर्चे, इन्वेंट्री का खरीदना, कैरेज, इंश्योरेंस, सैलरीज लोगों की, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, बिल्कुल ठीक है, यही है। इन सारे खर्चों को इस चैप्टर के लिए 4 क्लासेस में बांट रहा हूं मैं। एक परचेज कॉस्ट, एक ऑर्डर कॉस्ट, एक होल्डिंग कॉस्ट और एक स्टॉक आउट कॉस्ट। इस चैप्टर में जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड खर्चों को मैंने 4 क्लासेस में बांटा है। परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। है जी, अभी शुरू किया यार, अभी तो अभी सारी समझानी है।
इस टॉपिक के लिए परचेज कॉस्ट IS 2 वाली नहीं है। परचेज कॉस्ट से मुराद बस सिर्फ इनवॉइस वैल्यू ही है, यानी परचेज प्राइस और उस पर पड़ने वाली टैक्सेस ड्यूटीज, और वो भी नॉन रिफंडेबल वाले, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं। इस टॉपिक के लिए परचेज कॉस्ट में बस ये दो हैं, बाकी खर्चों को अलग क्लास में बांटा हुआ है जी। नहीं है ना, नहीं है, बस इनवॉइस वैल्यू जितने का खरीदा और साथ में उस पर टैक्सेस ड्यूटीज पड़ने, बस नॉन रिफंडेबल वाले, बाकी और क्लास में डालूंगा। अच्छा, ये बात मैं अंडरस्टूड समझ रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो लेस हो जाएगा। ऑर्डर कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट को फिलहाल इग्नोर करें अगर, तो मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये बताई कि चीजें खरीदना, खरीद के लाना और संभाले रखना। चीजें खरीदने से पहले सप्लायर ढूंढना भी है, सप्लायर से राब्ता करना, कम्युनिकेट करना, ऑर्डर प्लेस करना, कागज प्रिंट निकाल के कुरियर करना, ये सब फोन पे बात करना है, सारा कुछ चीजें खरीदने से रिलेटेड है। इसको फिलहाल छोड़ा मैंने, 3 रह गई बाकी। परचेज कॉस्ट तो सिर्फ वो परचेज वैल्यू है, बाकी सप्लायर से कॉन्टेक्ट, चीजें खरीदने जाना, खरीद के लेके आके स्टोर तक पहुंचा देना, ये सारा ऑर्डर कॉस्ट, और जो स्टोर में आने के बाद खर्चा है वो सब होल्डिंग कॉस्ट। मिसालें बनाता हूं उसकी अभी, लेकिन मेन फर्क बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। सप्लायर से कॉन्टेक्ट, सप्लायर से कम्युनिकेशन, सप्लायर के पास जाना, चीजें लेके आना, स्टोर तक पहुंचाना, यानी स्टोर चीजें पहुंचाने तक, ये सब ऑर्डर कॉस्ट है। इसके अलावा ऑब्वियसली इसके अलावा है एडवांस पेमेंट किस बात की कर रहे होंगे, तो परचेज कॉस्ट की कर रहे होंगे ना। नहीं, अगला भी गिर गया, वो मैंने तो रखा था वो। अच्छा, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये वाली लाइन नहीं बता रहा अभी, बाकी खर्चे रह गए 3 क्लासें। परचेज कॉस्ट तो बस इनवॉइस वैल्यू है। सप्लाई स्टोर लाने तक जो सारा खर्चा है, जिसमें सप्लायर से होने वाली कम्युनिकेशन भी शामिल है, चीजें लेने जाना भी है, लेके आना भी है, स्टोर लाने तक, ये सारे खर्चे ऑर्डर कॉस्ट में है। और स्टोर में एक बार चीजें पहुंच गई, कब तक रहेंगी स्टोर में, तब तक जो खर्चा है वो सब होल्डिंग कॉस्ट। एक बार एग्जांपल्स भी देख लेना, तो फिर ये अपने अल्फाज में ये बात लिख भी लीजिएगा जो मैंने अभी आपको फर्क बताया। सप्लायर से नेगोशिएट, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन, चीजें लेने जाना, लेके आना, स्टोर में लाने तक, ये सब ऑर्डर कॉस्ट है। क्या क्या खर्चे होंगे इसमें? ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त यार, हाँ जी बिल्कुल, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, एजेंट का कमीशन है, ब्रोकर भी कहते हैं उसको, ब्रोकर कमीशन है, ये हो गया ना ट्रांसपोर्टेशन। चलान किस बात का? नहीं यार, सही बंदा भेजेंगे, ऐसे नहीं। जी है जी, जी जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन कॉस्ट है। अच्छा, ये ना मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, एग्जांपल्स, कम्युनिकेशन कॉस्ट है बिल्कुल। इसके अलावा ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना यार। अब आप कहीं जो जीमहला चौक तक पहुंचने का है वो बताएं, जो रावी टोल प्लाजा है वो भी बताएं, जो आगे भेरा पे जाना है वो भी बताएं। हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गई बस। लेबर किस लिए? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग हो गई, ठीक है। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं कि जो टेंडर इशू करना या वो परचेज ऑर्डर उनको कोरियर करना, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट है जी। रिहाइश किसकी? यार को बड़ा पूछा करे सवाल यार। हाँ जी, लोडिंग अनलोडिंग भी आ जाएगी। इंस्पेक्शन कॉस्ट भी हो सकती है। हाँ वो मैंने ही कर दिया, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट क्यों?
वो जैसे एक दफा पहले एक सवाल में था कि वो 2 रुपए ले रहा था पर किलो अच्छा मटेरियल ढूंढने के लिए, तो हाँ इंस्पेक्शन कॉस्ट। अच्छा मैंने ना ये मिसालें लिखी हैं, मुख्तलिफ नाम, ये नाम भी इस्तेमाल हो सकता है, ये नाम भी इस्तेमाल होता है, एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई 2 नाम 3 नाम मिलते जुलते हैं तो हो सकते हैं कोई। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, टायर पंक्चर हो गया, चाय पानी पिला दें, रास्ते में होटल में सो गया, खाना फलाने चौक पे चला गया, फलाने सिनेमा में फिल्म देखने चला गया, ट्रांसपोर्टेशन, बस पहुंचाएं उसको, वो पहुंच गया ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा चलें बस, बहुत शुक्रिया, मैं खुद बना रहा हूं। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट में आएंगे वो खर्चे जो ऑर्डर प्लेस करने के हैं, जैसे कागज प्रिंट आउट करके साइन करके उसको कुरियर करना है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, तो ये ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट हो गई। सारे खर्चे जो चीजों का जो खरीदने का प्रोसीजर है और स्टोर लाने तक, ये सब ऑर्डर कॉस्ट है। इसके लिए ना एक और आपको टर्म मिल सकती है कि वो खर्चे जो रिलेट कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं उसको, परचेज डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जिसके जिम्मे काम होता है कि सारी परचेजिंग इन्होंने करनी है, उसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो उस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं, हाँ वो ऑर्डर कॉस्ट है। क्या जी? हाँ, उस स्टाफ की सैलरी भी। क्या जी? इन्वेंट्री को स्टोर में रखना, जिसमें स्टोर का किराया भी शामिल है, स्टोर रिलेटेड खर्चे हैं, स्टोर रिलेटेड कॉस्ट आ गई ना, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब, वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी हो सकती है, इंश्योरेंस। अच्छा अब कौन सी इंश्योरेंस आ गई? अब ये स्टोर वाली इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, फायर है, सैलाब आ गया, ये उसकी इंश्योरेंस है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा, जब मैं बोल रहा होता हूं ना उस वक्त शोर मत मचाया करें। अब मचा लें शोर, मैं चुप हूं भी। इंटरेस्ट कॉस्ट, ये कैसे भाई? तो इसमें होल्डिंग कॉस्ट क्यों हो गई है? हाँ जी, जब ये चीजें खरीदी थी तो इसके लिए पैसा दिया होगा, तो चीजें खरीदी हैं, पैसा यकीनन बोरो करके दिया होगा और उस ओवरड्राफ्ट से लेट से पैसा इस्तेमाल किया था। वो पैसा वापस कब जाएगा बैंक को? चीजें बेचेंगे, पैसे आएंगे तो बैंक में पैसा वापस आएगा। जब तक चीजें स्टोर में पड़ी हैं तब तक पैसा नहीं आ रहा, लोन वापस नहीं हो पा रहा, इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है। तो इसलिए इन्वेंट्री को स्टोर में रखने में इंटरेस्ट पड़ता रह रहा है, इसलिए ये होल्डिंग कॉस्ट होती है। वो जो डैमेज है ना, वो मैं इसका हिस्सा नहीं बना रहा, क्योंकि मैं उसको आगे चल के नंबर ऑफ यूनिट्स में एडजस्ट कराया करूंगा, तो कॉस्ट में लिख देना तो डबल हो जाएगा। लॉसेज वाली बात मैं आगे चल के यूनिट्स में एडजस्ट कराऊंगा, तो इसलिए मैं इसको एज अ कॉस्ट नहीं लिख रहा है। फर्दर कॉस्ट क्या? स्टोर में, हाँ स्टोरेज। तो जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो होल्डिंग कॉस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, वेयर हाउसिंग। अच्छा इस पे मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे हमने बाकी चैप्टर्स में करनी है बात। अभी ज्यादा बहस इसमें मत करिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस। एक कॉस्ट होती है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो ये होती है कि अगर हमारा एक फायदा होता था या होने वाला था, हमारे किसी एक्शन की वजह से अब वो जाया हो जाएगा, नहीं हो सकेगा, वो एक हमारी कॉस्ट होती है। डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे होते इसका, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट लिखी है, या तो लोन लेके चीजें खरीदी थी उस पे पड़ने वाला इंटरेस्ट, वो हमारी कॉस्ट है, या फिर दूसरी शक्ल के लोन नहीं लिया था, बहुत पैसा था हमारे पास, तो फिर उस पैसे को किसी काम में ले आते, कहीं इन्वेस्ट कर देते, कुछ ना कुछ कमा लेते, लेकिन चीजें खरीद के स्टोर में रख दी, पैसा फंसा बैठे, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम आनी थी वो अब नहीं आ रही ना, तो ये वो भी है। सवाल में दोनों में से कोई एक होगी, या तो ये इंटरेस्ट लोन पे पड़ने वाला इंटरेस्ट है, या पैसे फंसाने से जो हम इनकम कमा सकते थे वो जाया होने वाला इंटरेस्ट। दोनों एंगल ठीक है।
अभी तो बताया यार, नहीं करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसका कोई काम नहीं। हम अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ सर। हम इस वक्त कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये इंटरनल पर्पसेस हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इस वक्त। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। इंटरेस्ट कॉस्ट एक होल्डिंग कॉस्ट है, चाहे इस एंगल से देखें कि बोरो करके पैसा लगाया हुआ है तो कॉस्ट पड़ रही है, या इस एंगल से देख लें कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना, कुर्बान करके पैसा लगाया हुआ है, तो वो जो कुर्बानी हो रही है वो भी हमारी कॉस्ट है। तो दोनों में से कोई एक ही बात होगी। इन एनी केस इंटरेस्ट कॉस्ट एक होल्डिंग कॉस्ट है। ये हो गई होल्डिंग कॉस्ट की मिसालें। और चौथी क्लास है, ये मैं अभी गिनती पूरी करने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन इस पे ज्यादा बात अभी को 3 दिन बाद आएगी। नहीं, स्टॉक आउट, अब वो लिख रहे हैं, अगर लिखना है तो लिख लें, फिर बताता हूं। स्टॉक आउट की इस चैप्टर में जो सबसे मशहूर मिसाल होगी वो होगी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। स्टॉक आउट मसला बताया था अभी। स्टॉक आउट मसले को कहते हैं कि कस्टमर आया था चीजें मांगने और हमारे पास नहीं थी, तो सेल ना कर सके, करते तो क्या होता? कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिक्स तो पढ़नी है ना। प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में क्या फर्क है? फिक्स का। तो अगर हम यूनिट्स बेच पाते तो और कंट्रीब्यूशन कमा लेते। कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट तो पड़ती है ना, और कंट्रीब्यूशन कमा लेते। नहीं बेच सके तो ये स्टॉक आउट कॉस्ट है, कि जो यूनिट्स हम नहीं बेच सकेंगे, उन पे जो कमाना था नहीं कमा सकेंगे, तो ये स्टॉक आउट होने की ये कॉस्ट है। स्टॉक आउट यानी जब भी कस्टमर चीजें मांगने आएगा, हमारे पास नहीं होंगी, ये स्टॉक आउट मसला है। तो इससे नुकसान क्या होगा? जो कमा सकते होंगे वो नहीं कमा पा रहे होंगे, तो ये कॉस्ट है। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी और मिसाल ये हो सकती है कि हो सकता है किसी एक बहुत बड़े कस्टमर से एग्रीमेंट हुआ है, उसने 2 साल के लिए हमसे चीजें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और साथ ये शर्त रखी हुई है कि जब भी कभी उसने हमसे कोई चीज खरीदनी हुई और हमारे पास ना हुई तो 50 रुपए पर यूनिट हमें वो पेनल्टी चार्ज करेगा। तो ये भी स्टॉक आउट कॉस्ट है। ये मिसाल दोबारा सुन लें। कस्टमर से हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि उसने हमें अगले 2-3 साल ऑर्डर देने और उसको हमसे चीजें चाहिए, उसका बिजनेस बहुत सेंसिटिव है। अगर कभी भी हमने उसकी सप्लाई रोकी, हमारे पास चीजें ना हुई, तो हमें वो पेनल्टी चार्ज कर सकता है। तो ये भी तो हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट है ना। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है कि जब चीजें ना हुई तो क्या नुकसान होगा, तो पेनल्टी बढ़ जाएगी। तो ये भी स्टॉक आउट कॉस्ट की एक मिसाल। इन इन्वेंट्री रिलेटेड खर्चों का करना क्या है? इनका करना यह है, खैर बस ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, खत्म होगी क्लास। हमने इनका करना इतना है कि करना यह है कि हमने इनको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करना है। इस चैप्टर में हम पढ़ने लगे हैं 2 तरह के डिसीजंस। ये चैप्टर का एक कह लें ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि हम इसमें करने क्या लगे हैं। हम इस चैप्टर में 2 तरह के डिसीजंस पढ़ने लगे हैं। एक डिसीजन ये होगा कि हम एक रूल बनाने लगेंगे, पॉलिसी, कि जब भी आइंदा चीजें खरीदा करेंगे तो एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदा करेंगे। हमें ये रूल बनाना पड़ जाएगा इस चैप्टर में। इसको कहते हैं ऑर्डर साइज, इसको ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, और ज्यादातर ऑर्डर क्वांटिटी कहेंगे, और उसको फिर मैं प्यार से OQ कहूंगा। तो एक तो इसमें हम लोग OQ से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे, और एक हम इसमें डिसीजंस करेंगे इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड कुछ। इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड कुछ डिसीजंस करेंगे। ये 2 तरह के डिसीजंस हमने इस चैप्टर में करने हैं। अब ये होते क्या है, अभी तो पढ़ाना है ना, कल से ये करूंगा, अभी इसमें लगेंगे 3 क्लासें, फिर उसके बाद
बाकी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये ऑर्डर साइज क्या होता है। क्या हुआ? स्टॉक आउट कॉस्ट क्या? पेनल्टी की एग्जांपल दोबारा सुन लें। हमें हो सकता है कि कस्टमर की तरफ से ये शर्त रखी गई हो कि जब भी हम चीज़ें खरीदने आए और आपके पास अवेलेबल ना हुई तो हमको पेनल्टी चार्ज करेंगे, तो ये पेनल्टी एक स्टॉक आउट कॉस्ट है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ लिखूंगा ही मैं वो तो बेचने के खर्चे वो तो सेलिंग कॉस्ट। चले ठीक है जी।